हादसे के इंतजार में ही रहता है। हादसा होने के बाद चेकिंग भी होती है और कार्रवाई भी। लेकिन क्या बच्चों की सुरक्षा से खिलवाड़ के जिम्मेदार अभिभावक भी नहीं है, जो बिना जांच पड़ताल के अपने जिगर के टुकड़े को गैर हाथों में सौंप देते हैं? सवाल तो यह भी है कि हादसों के बाद अक्सर पल्ला झाड़ने वाले स्कूल प्रबंधन की जवाबदारी क्यों तय नहीं? ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या आपके बच्चों की जिंदगी खतरे में डाल रहे हैं स्कूल वैन संचालक? क्यों नहीं होता ट्रैफिक नियमों का कड़ाई से पालन? कौन लेगा बच्चों की सुरक्षा की गारंटी? जनता मांगे जवाब में आज खतरे की वैन पर चर्चा। लेकिन पहले 10 बड़ी खबरें। मध्य प्रदेश में स्कूल वैन संचालक की मनमानी जारी। बच्चों की सुरक्षा पर परिवहन महकमे की कार्रवाई बेअसर। बड़ा सवाल, कब जागेगी सरकार? कब तक होता रहेगा नौनिहालों की जान से खिलवाड़? जनता मांगे जवाब में आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। व्यावसायिक परीक्षा मंडल घोटाले पर एनएसयूआई का प्रदेशव्यापी बंद रहा बेअसर। भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर में स्कूल और कॉलेज बंद कराने की कोशिश। सीएम शिवराज से भी मांगा इस्तीफा। कांग्रेस महासचिव मोहन प्रकाश ने सीएम शिवराज पर फिर साधा निशाना। कोर्ट की अवमानना का लगाया आरोप। कहा, मुख्यमंत्री ने नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने दिया सीबीआई जांच का आदेश। व्यावसायिक परीक्षा मंडल के महाबवाल के बीच अब भी डीमेट में चल रही है धांधली का खेल। दलाल ने 40 लाख में छात्रा को पास कराने का दिया दावा। छात्रों ने ऑडियो स्टिंग की सीडी हाई कोर्ट को सौंपी। 3 अगस्त को रायपुर आ सकते हैं पीएम नरेंद्र मोदी। महावृक्षारोपण अभियान का कर सकते हैं शुभारंभ। पीएमओ से सहमति का इंतजार। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर पलायन पर गरमाई सियासत। कांग्रेस ने कहा, 3 साल में 1 लाख लोगों ने छोड़ दिया प्रदेश। सरकार के दावों पर उठाए सवाल। रायपुर के उरला में टायर फैक्ट्री में लगी आग। 3 मजदूर जिंदा जले। फैक्ट्री में पुराने टायर जलाकर बनाया जाता था ऑयल। बीजापुर में कसा लाल आतंक पर शिकंजा। गुप्त सर्चिंग अभियान के दौरान पकड़े गए 14 संगम सदस्य। रतलाम में 90 लाख की स्मैक जब्त। एक तस्कर गिरफ्तार। राजस्थान में होनी थी नशीले पदार्थ की सप्लाई। और देश को मिली पहली स्वदेशी मिसाइल आकाश। ग्वालियर में रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने सेना को सौंपी चाबी। This program is sponsored by CXCT, co-sponsored by ISEC University and LNCT Group. तो नए शैक्षणिक सत्र को शुरू हुए अभी 1 महीना भी नहीं गुजरा है, लेकिन जैसा इतिहास रहा है, इस बार भी वैन संचालकों और बस ऑपरेटरों की मनमानी, लापरवाही सामने आने लगी है। राजधानी भोपाल में ही तेज रफ्तार वैन हादसे का शिकार हो चुकी है, लेकिन इसके बाद भी बच्चों को वाहनों में बेतरतीब तरीके से ठूंस ठूंस कर भरा जा रहा है। ड्राइवर नौनिहालों की जिंदगी की परवाह किए बिना खुद को पायलट समझ रहे हैं और नियम कायदे होने के बावजूद न तो स्कूल प्रबंधन वैन संचालकों पर कोई लगाम लगा रहा है और न ही प्रशासन इन पर नकेल कस रहा है। हर हादसे के बाद बड़ी बड़ी बातें और बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, जो कुछ दिन या कुछ हफ्तों में ही काफूर हो जाते हैं। तो 1997 में यमुना नदी में स्कूल बस गिरी थी, जिसमें 28 बच्चों की मौत हुई थी। उस हादसे के बाद सुप्रीम कोर्ट ने स्कूल बस वैन के लिए गाइडलाइन जारी की थी। इसके तहत सुरक्षा इंतजाम की बात कही गई थी, लेकिन 18 साल बाद भी न तो गाइडलाइन का पालन हो रहा है और न ही नियम कायदों का। पेश है एक रिपोर्ट। ये तस्वीरें भोपाल और इंदौर की हैं, जहां स्कूल वैन में बच्चों को जानवरों की तरह ठूस ठूस कर भर दिया गया है।
शब्द चुभ रहे हों, जान मुंह को आ जाए, ममता मजबूर हो जाए, लेकिन हकीकत यही है। रोजाना आपके बच्चों को स्कूल तक कुछ इसी तरह कभी वैन तो कभी ऑटो में बिठाकर नहीं, भर कर ले जाया जाता है। मासूमों की सुरक्षा ताक पर रखकर ड्राइवर पायलट बन जाते हैं और फिर होते हैं हादसे। भोपाल में भी नया शैक्षणिक सत्र शुरू हुए अभी महीना भर भी नहीं हुआ है और स्कूली वैन और बस संचालकों की मनमानी भारी पड़ने लगी है। राजधानी में 2 दिन पहले ही एक वैन हादसे का शिकार हो गई, जिसमें दर्जन भर बच्चे बैठे हुए थे, जिनमें से 7 को चोटें आई हैं। इस हादसे के बाद न्यूज एक्सप्रेस की पड़ताल में सामने आया है कि हादसे के बाद भी बच्चों की जान जोखिम में डालकर स्कूल ले जाया और लाया जा रहा है। बहुत भीड़ होती है क्या गाड़ी में? कैसे जाते हो? रोज रहती है। कैसे बैठना पड़ता है? कैसे बैठना पड़ता है? दब कर। तुम्हें कैसे बैठना पड़ता है? हादसे के बाद जागे परिवहन विभाग ने स्कूल वैन संचालकों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है। राजधानी के सभी स्कूलों के बाहर आरटीओ के उड़न दस्ते वैन संचालकों पर कार्रवाई कर रहे हैं, तो वहीं वैन संचालक अपनी मजबूरियां गिना रहे हैं। साथ ही आरटीओ की कार्रवाई के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी भी दे रहे हैं। मानते हैं उसको, हम लोग हैं, हम लोग ही परिवार है, हम लोग उसके साथ जाके मिले हैं, ऐसा नहीं है, मिलने तैयार है, लेकिन कम से कम हम लोग को एक दूसरी नजरिए तो नहीं देखें। एप्लीकेंट की जवाबदारी क्या है कि जैसे हमारे मोटर मालिकों से ये निवेदन है और मैंने शासन से बोला, जो गाड़ी चलाते हैं आप उनका लाइसेंस चेक कीजिए, उनका वेरिफिकेशन चेक कीजिए, यदि वो सही है तो आप चला नहीं, यदि वो अपराधी हैं तो आप उनको बंद कर दें। ये चेकिंग लगातार चलती रहेगी और इसकी सख्ती धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। आज तकरीबन 10 से ऊपर गाड़ियों पे कार्रवाई हुई है, उन बेंच पे कार्रवाई हुई है जो कि बच्चों को ढो रहे थे, जो कि अधिकृत नहीं थे। उधर इंदौर में भी नौनिहालों को ऑटो में ठूस ठूस कर बैठाया जाता है। हालात ये है कि एक ऑटो में 10 से ज्यादा बच्चे बैठाए जा रहे हैं, जबकि नियमों के मुताबिक एक ऑटो में 5 से ज्यादा बच्चे बैठाए नहीं जा सकते। इसी तरह जबलपुर, रायपुर, ग्वालियर में भी यही हाल है, जबकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक स्कूली वाहन के पीछे आगे स्कूल वैन अथवा स्कूल का नाम लिखना जरूरी है। बस में फर्स्ट एड बॉक्स और अग्निशमन यंत्र की व्यवस्था हो। वाहन की खिड़कियों के बाहर हॉरिजॉन्टल ग्रिल लगाना जरूरी है। बस पर स्कूल का नाम और नंबर आवश्यक रूप से लिखा हुआ हो। वाहन में अटेंडेंट होना जरूरी है। वाहन के कागज पूरे हों। वाहन में क्षमता से अधिक बच्चों को नहीं बैठाना चाहिए। स्कूली वाहनों का रंग सिर्फ पीला होना चाहिए। वाहनों के दरवाजे आसानी से खुलने वाले हों। ड्राइवर के पास कम से कम 5 साल का बड़ा वाहन चलाने का लाइसेंस होना चाहिए। बैठने की सीट के नीचे बच्चों के स्कूल बैग रखने का इंतजाम हो। ड्राइवर पर कोई भी शराब पीकर गाड़ी चलाने और तेज रफ्तार वाहन चलाने का केस नहीं होना चाहिए। नियम बहुत हैं, लेकिन उनका सख्ती से पालन नहीं होता। स्कूल बस के अलावा वैन पर भी यही नियम लागू होते हैं, लेकिन ना तो स्कूल प्रबंधन इस पर ध्यान देता है, ना ही आरटीओ और ना ही अभिभावक। भोपाल के कोलार इलाके में एक ताजा मामले ने तो बच्चों की सुरक्षा पर सवाल उठा दिए हैं, जहां स्कूल वैन ड्राइवर ने परिजन की मौजूदगी में ही 4 साल की मासूम बच्ची का अपहरण करने की कोशिश की। आज सुबह हम खुद उसको छोड़ने गए तो उसने हमारी गाड़ी के सामने वाले पहिए में रॉड डाल के, और मतलब ये उसके कुछ दोस्त भी थे साथ में, उसके ये सब करने के बाद उसने हम लोग पे अटैक किया, मारने लगा कि मैं काट दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। बच्ची को जैसे तैसे बचाया मैंने, और मेरे हस्बैंड को भी काफी चोट आई है। हम लोगों ने आज रिपोर्ट की तो एफआईआर भी इतना कुछ नहीं, सिर्फ मारपीट की एफआईआर की उन लोगों ने, उसके ज्यादा उस पर और कोई इंक्वायरी नहीं की उन्होंने। आज जब बच्ची को लेकर उसके पेरेंट्स जा रहे थे स्कूल में, तो स्कूल के सामने वैन चालक अनस खान एवं उनके 2 साथियों ने उनके साथ मारपीट की है। उसमें थाना कोलार में प्रकरण पंजीबद्ध करके आरोपियों की तलाश की जा रही है। मिलने पे गिरफ्तारी की जा रही है, सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं उनके लिए स्कूल वैन, बस बड़ा मसला है। वैन और बस संचालकों की मनमानी और जिम्मेदारी की ढीला हवाली का खामियाजा हमारे नौनिहालों को उठाना पड़ता है।
सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देश और कानून के बावजूद हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। ऐसे में सवाल ये भी है कि क्या और सख्त कानून की दरकार है या फिर जो पहले से कानून है उनका कड़ाई से पालन होना जरूरी है। इंदौर से युवराज पुरावत, समीर खान के साथ भोपाल से एक्सप्रेस रिपोर्टर अजय शर्मा। तो जब न सुधरे स्कूल वैन संचालक, बच्चों की सुरक्षा से हो खिलवाड़, ताक पर रख दिए जाए सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन, तो सवाल उठते हैं। क्या आपके बच्चों की जिंदगी खतरे में डाल रहे हैं स्कूल वैन संचालक? क्या स्कूल वैन संचालकों की मनमर्जी के लिए अभिभावक जिम्मेदार? क्यों नहीं हो रहा ट्रैफिक नियमों का कड़ाई से पालन? तो इस मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं परिवहन उपायुक्त एसएसडी कनौरिया जी। कनौरिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। रेड रोज स्कूल ग्रुप के चेयरमैन सुमित पौंडा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मध्य प्रदेश स्कूल वैन संचालक एसोसिएशन के अध्यक्ष शिव कुमार सोनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल हमारा कनौरिया जी आपसे ही है, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन तय की है, पूरे अब कस्बाई क्षेत्रों की बात छोड़ दें तो बड़े शहरों में, यहां तक कि राजधानी में सरेआम उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही। परिवहन विभाग क्यों नहीं सख्ती से इनका पालन कर रहा? थैंक यू त्रिपाठी जी। ये प्रश्न बड़ा अहम है और इस पे लगातार परिवहन विभाग कड़ाई से पालन कर रहा है। बसों के अंदर अभी माननीय परिवहन मंत्री और हमारे परिवहन आयुक्त डॉक्टर शैलेंद्र श्रीवास्तव साहब ने लगातार सारे जिला परिवहन कार्यालयों को बहुत ही कड़े निर्देश भी दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन भी सभी को सर्कुलेट करते हुए, जो कि अभी आपने बताई है सर टीवी पर, इन सब के पालन करने के लिए लगातार हमारे अधिकारीगण लगे हुए हैं। जब वाहन फिटनेस करने आती है तब भी इनका बड़ा ध्यान दिया जा रहा है और लगातार चेकिंग हमारा उड़न दस्ते सभी दूर कर रहे हैं। जैसा कि आपने अभी बताया कि लगातार चेकिंग कर रहे हैं, लेकिन इसके अंदर अभिभावक, स्कूल संचालक सभी को अवेयर होने की अति आवश्यकता है। बिल्कुल अवेयर होने की तो अति आवश्यकता है। अगर पूरा जागरूक हो जाएं, अभिभावक जागरूक हो जाएं, सब लोग जागरूक हो जाएं, तो इस तरह के गाइडलाइंस देने की जरूरत नहीं है सुप्रीम कोर्ट को। सबसे पहले तो विभाग की है ना। इसके पहले मैंने आपको खुद दिखाया कि किस तरह से स्कूल में, आज ही मैंने ये शॉट्स लिए हैं, किस तरह से ठूस कर भरे जा रहे हैं। अगर सख्ती से अगर वैन जब्त करते हैं, आगे चेकिंग करते हैं, तो इस तरह की घटनाएं नहीं हो। कम से कम खासकर आप उनको लाइसेंस दें जो जिस तरह से गाइडलाइंस दी है कि 5 साल तक उसके ऊपर कोई इस तरह का केस न दर्ज हो, वो उसका एक्सीडेंट का केस न दर्ज हो, उन्हीं वैन संचालकों के ड्राइवरों को लाइसेंस देना उचित रहेगा। नहीं, लाइसेंस के लिए नियम जब सुप्रीम कोर्ट के बने हुए हैं कि 5 साल का अनुभव होना चाहिए, ये बसों के लिए और इनके लिए लागू है। तो जो भी स्कूल संचालक है या अभिभावक जब भी अपने बच्चों को स्कूल जाने के लिए साधन मुहैया कराते हैं, तो ये अवेयर रहे कि वो उनके पास है या नहीं है। चेकिंग के दौरान तो हम करते ही हैं, पर अपने बच्चों के बारे में कि वो 10 सीट की क्षमता वाली गाड़ी में अगर 20 बैठ के आ रहे हैं, मतलब बच्चे किस प्रकार से घर पहुंच रहे हैं और घर से जा रहे हैं, कम से कम इतना थोड़ा सा समय निकाले। और यदि किसी भी प्रकार की अनियमितता हो रही है तो वो अपनी नोटबुक जिस प्रकार से होती है, जो स्कूल के द्वारा दी जाती है, उसके अंदर भी एक नोट लिखे, स्कूल संचालक भी उसको मॉनिटर करे और स्कूल संचालक ये देखे कि हमारे यहाँ स्कूल में कितनी आने वाली गाड़ियां हैं। अगर स्कूल के जितने भी अभिभावक के द्वारा दिए हुए नोट्स को अगर महीने भर में 1 घंटे भी अगर उसका रीडिंग करके और एक लिस्ट बना के अगर विभाग को या ट्रैफिक पुलिस को, शहर की यातायात व्यवस्था विशेष तौर पर ट्रैफिक पुलिस की जिम्मे होती है, और उनको और परिवहन विभाग को अगर दे, तो मेरा ख्याल है कि निश्चित तौर पे इसके अंदर और भी सुधार के चांसेस होंगे। बिल्कुल सही आपने बताया कि स्कूल संचालकों पे भी आपने बात डाली है। हमारे साथ रेड रोज स्कूल के जो चेयरमैन है सुमित पौंडा जी मौजूद हैं। पौंडा जी, क्या ऐसा स्कूल संचालकों के द्वारा किया जाता है, और नहीं किया जाता है तो अगर ये गाइडलाइन है तो किया जाना चाहिए? मैं ये बताना चाहूँगा कि ऐसी कोई बंदिश स्कूल संचालकों के ऊपर नहीं है कि वो प्राइवेट वैन ऑपरेटर्स, प्राइवेट ऑटो रिक्शा ऑपरेटर्स के क्रेडेंशियल्स की जांच करें। सवाल ये उठता है कि सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस है वो स्कूल बसों के लिए है, उसमें वैनों जैसा कोई शब्द का समावेश नहीं है। इसके बारे में लीगल ओपिनियन लिया जा चुका है। मैं चाहूँगा कि इसका एक
सो एक्सपैंड किया जाए इसकी गाइडलाइन को, वैन्स को या कोई भी स्कूल ट्रांसपोर्ट चाहे वो ऑटो रिक्शा ही क्यों ना हो, उन पे भी इन गाइडलाइंस को लागू किया जाना चाहिए बहुत सख्ती से। और दूसरा, चूंकि ये वैन्स अधिकतर पेरेंट्स द्वारा ही, अधिकतर क्या मैक्सिमम केसेस में पेरेंट्स द्वारा ही इनको अनुबंधित किया जाता है अपने बच्चों के लाने ले जाने के लिए, और वो अनुबंध ज़्यादातर तौर पे मौखिक रहता है, उसमें कोई लिखा पढ़ी नहीं होती वैन संचालक और पेरेंट के बीच में। ऐसे में स्कूल को मॉनिटर करना एक एक वैन संचालक को बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि उनके पास फिटनेस है, परमिट है, उनके ड्राइवर पूरी तरह क्वालिफाइड हैं कि नहीं। ये बहुत प्रैक्टिकल सी बात नहीं लगती है कि स्कूल संचालक एक एक वैन की, एक एक ऑटो रिक्शा वाले की जवाबदारी लेकर के उनको जांचें। हाँ, पेरेंट्स को हम लोग अवेयर करने का काम जरूर करते हैं, उनको समझाइश दी जाती है, बुला बुला करके स्टाफ मीटिंग, पेरेंट्स मीटिंग में बताया जाता है कि इस प्रकार बच्चों को भेजना खतरे से खाली नहीं है, और ये इस तरह के काउंसलिंग, समझाइश असर जरूर दिखाती है। जी पंडित जी, एक बात यहाँ उठती है जी, अभिभावक तभी अपने बच्चों को, निश्चित वो अपने बच्चे को इस तरह से जानवरों जैसे ठूस ठूस कर तभी भेजेगा जब जिस स्कूल में उनका बच्चा पढ़ रहा है उनके यहाँ पर्याप्त वाहन नहीं होंगे या उनका वाहन नहीं आता होगा, तभी वो उनको उसमें भेजते होंगे। नहीं, मैं आपको इसमें बताऊं, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ये आती है, जैसे स्कूल बसेस में अगर बच्चे को भेजते हैं तो समय उसको ज़्यादा लगता है, क्योंकि स्कूल बसेस जो हैं वो उनकी स्पीड वैनों की अपेक्षा कम होती है, उन पर स्पीड गवर्नर लगा रहता है। दूसरा, छोटी छोटी गलियों में या छोटे छोटे रास्तों पर स्कूल बसेस का आवागमन संभव नहीं होता, इसलिए पेरेंट्स वैन से बच्चों को भेजते हैं। तीसरा, वैन की ऑपरेटिंग कॉस्ट उनकी मॉडल के हिसाब से उनकी जो ओवरहेड कॉस्ट हैं वो बहुत कम आती हैं। उसमें ज़्यादातर वैन वाले एलपीजी लगा करके और ख़ासतौर पे लाल गैस टंकी से एलपीजी लगा करके जो वैनों को वो चलाते हैं, अधिकतर, मैं सबकी नहीं कह रहा हूँ, अधिकतर लोग ऐसे ही चलाते हैं, तो उनकी ऑपरेटिंग कॉस्ट कम आती है, जिससे पेरेंट्स पे प्रेशर कम रहता है फ़ी का। तो जाहिर है जब स्कूल की बसेस का फ़ी ज़्यादा रहती है, उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, या घर घर तक जा कर के वो बच्चों को पिकअप नहीं करती, तो पेरेंट्स की चॉइस होती है कि वो स्कूल वैन्स में अपने बच्चों को भेजें। बिल्कुल कायदे से यहाँ जैसे कि कनौरिया जी ने कहा कि पेरेंट्स को, जो उनके अभिभावक हैं, उनको जागरूक होना जरूरी है। लेकिन एक बात पंडित जी आपसे और यहाँ पे जी, आपका ग्रुप बहुत बड़ा है, मैंने खुद देखा है, आपके ग्रुप में बसें हैं जी, बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जो गली मोहल्ले में खुल गए हैं, उन्हें 4 कमरों में खुल गए हैं। ज्यादातर वो जो वैन या ऑटो उन स्कूलों के लिए लगाए जाते हैं। ऐसे में क्या आपका जो प्राइवेट स्कूल हैं, जो प्राइवेट पाठशालाएं हैं, उनका भी कोई एसोसिएशन है कि ऐसे स्कूलों में के कारण आप लोग भी बदनाम होते हैं, तो उन पे कोई बंदिश लगाने के लिए आप लोग कोई अपनी तरफ से कोई कार्रवाई करें? ठीक है, सीबीएसई बोर्ड या मध्य प्रदेश बोर्ड अपनी तरफ से कार्रवाई करेगा, लेकिन चूंकि आप लोग भी उनके साथ बदनाम होते हैं, शिक्षा का स्तर नीचे गिरता है, ऐसी स्थिति में आप लोग भी कुछ अपनी तरफ से पहल करेंगे? नहीं, हमारी एसोसिएशन है और इस मामले को चूंकि अब उठना शुरू हुआ है, ऐसा मसला उसको देख रही हैं, और एग्जामिन करने के बाद ऐसे स्कूलों को जरूर समझाइश दी जाएगी कि वो कम से कम अपने बच्चों को, जो आवागमन का उनका साधन है, उस पर कंट्रोल करे, और नहीं अगर कंट्रोल कर पा रहे हैं लीगल कारणों से, तो वो जरूर उनके पेरेंट्स को काउंसल करें कि बच्चों को किस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से भेजना बच्चों की जिंदगी के लिए सेफ रहेगा। बिल्कुल सर। सोनी जी, हमारा आपसे सवाल है, आपने हमारे परिवहन उपायुक्त को भी सुना, आपने पोंडा जी को भी सुना, आपको मैंने वो दृश्य भी दिखाए, आप पूरे प्रदेश के वैन जो संचालक हैं उनके अध्यक्ष हैं। क्या आपको सही लगता है इन बच्चों के साथ जिस तरह वैन संचालक ठूस ठूस कर बच्चों को भर रहे हैं, वो उचित है? सर, इसमें तो आपका कहना सही है, जो उचित नहीं है, लेकिन क्या है कि यदि कोई एक व्यक्ति करता है तो उसके लिए सबको जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। दूसरी चीज़ ये कि जो स्कूल वाले, जो गाइडलाइन है अपनी, तो वो स्कूल वाले हम लोग को अनुबंध पत्र नहीं देते, जिससे हम लोग अनलीगल है। विगत 10 सालों से हमने 10 साल 2004 से लेकर अभी तक मांग की हुई है सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के हिसाब से कि हम लोग को स्कूल वाले अनुबंध पत्र देंगे तभी हम लोग को परमिट मिलेगा। पूरी गाड़ियाँ चेंज हो चुकी हैं, यानी एमपी के अंदर कम से कम नहीं तो 95% गाड़ियाँ चेंज हो चुकी हैं। जैसा भी पांडा जी ने कहा कि एलपीजी कुछ गाड़ियों में वही लगी हुई हैं जिसमें आरटीओ ने अप्रूव किया है, लाल वाले सिलेंडर तो एक भी नहीं है। तीसरी चीज ये, मैं लाल वाले सिलेंडर वाले आपको फुटेज दिखा दूंगा, लाल सिलेंडर से भी बस चल रही, क्योंकि आप अध्यक्ष हैं, आपकी जिम्मेवारी बनती है। आपने कहा कुछ लोगों के कारण सब लोगों को न बदनाम किए जाए, तो वो जो कुछ लोग हैं क्या आपके सदस्य हैं, आपके यूनियन के? नहीं सर, उसके लिए मैं बोलता हूँ, शासन से भी पहले और अभी भी बोलता हूँ कि हमारी यूनियन में जो हैं वो सब रजिस्टर्ड है, आप उनको चेक करें। यदि एक भी उसमें आपको गलत आदमी दिखता है तो आप उसको
लाइसेंस निरस्त कर दें। हमारे पास जो हमारी यूनियन में जो भी बंदे हैं, चाहे वो ड्राइवर हों या ऑपरेटर हों, सब बिल्कुल कॉमर्शियल लाइसेंस वाले हैं और 5 साल से ऊपर का अनुभव है। इसमें क्या कुछ व्यक्ति जो हैं यूनियन में नहीं भी जुड़े, जैसे अभी पांडे जी ने बोला किसी ने वैन अपनी खरीद ली और स्कूल में डाल दी, तो स्कूल वालों की जवाबदारी पड़ती है कि जो बस वालों को तो जवाबदारी दे देते अंदर लेने की, तो हम लोग को भी अंदर लेके चेक करें ना, जो गलत है उनको आप नहीं करिए। दूसरी चीज, पेरेंट्स से भी हमारा ये निवेदन है कि यदि जिसमें आपको लग रहा है कि 15 बच्चे 12 बच्चे से ज्यादा 13वां बच्चा बैठ रहा है, तो आप 100 रुपये नहीं देखें, 100 रुपये नहीं देखें, आप दूसरी गाड़ी में उसको शिफ्ट कर दें। आप पेरेंट्स भी क्या 100 रुपये के चक्कर में कभी ज्यादा सवारी वाले बच्चों में पेरेंट्स छोड़ देता है। तीसरी चीज मेरा ये निवेदन है कि जो स्कूल गाइडलाइन बसों के लिए है वो हम लोग के लिए भी है, तो हम लोग के साथ दोहरा व्यवहार किया जाता है। आज 10 साल से ऊपर हो गया कि हम लोग को शासन मौखिक तो बोल देता है कि आप टैक्सी में ले लीजिए परमिट, आपका चालान नहीं करेंगे, आप कैब में ले लीजिए चालान नहीं करेंगे। एमपी के अंदर 2004 से लेकर अभी तक मैं आपको इतने बता दूं साबुत के साथ कि हम लोग ने चाहे जैसा भी रजिस्ट्रेशन किया, हम लोग को तुरंत चालान बनता है और 8,000 से 10,000 के बीच में बनता है। रहा बस वाली बात, जो नौकरी पेशा जो व्यक्ति है, हम लोग क्या डोर टू डोर जाके घर से करते हैं उनका कलेक्ट और घर में ही छोड़ते हैं। पेरेंट्स बोलता है आज नाना के इधर से ले लो, मामा के इधर छोड़ देना, मामा के इधर से ले लो, चाचा के इधर छोड़ देना। क्या ये बस वाले कर पाएंगे? दूसरी चीज, हम जो बोलते हैं कि हम लोग यदि गलत हैं तो आप कर लीजिए, लेकिन यदि गली के अंदर जो है, गली के अंदर आप बस कैसे डालेंगे? सोनी जी बिल्कुल सही कहा आपने, बस वाले नहीं कर पाएंगे, तभी तो वैन संचालकों का धंधा फल फूल रहा। अगर स्कूल वाले करने लगे, स्कूल बस होने लगे, और सबसे बड़ी बात जो छोटे छोटे स्कूल हैं जो कोई भी बस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वो लोग आप लोग हायर करते, लेकिन हायर करें, आपका धंधा फले फूले, सारी चीजें बहुत अच्छी हैं। जैसा कि एलपीजी गैस लाल सिलेंडर लगाने की बात है, आप लोग खुद अगर अभिभावक जागरूक नहीं है तो आपको अपनी तरफ से पहल करना चाहिए कि उन वैन संचालकों को आप लोग प्रतिबंधित करने की शिकायत करें, नंबर 1। नंबर 2, आपकी क्षमता कितनी है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एक वैन की क्षमता कितने बच्चों की होती है? एक वैन की क्षमता है 14, 7 के अलावा 7 दूनी 14 बोला, 7 बच्चों को आधे सवारी माना गया है। तो पिछले साल ग्वालियर खंडपीठ ने आदेश दिया कि 7 बच्चों की जगह आप 14 बिठा सकते हैं। ये कहाँ से आदेश मिला आपको? ग्वालियर खंडपीठ से, मैंने हाई कोर्ट से, हाई कोर्ट खंडपीठ से पिछले साल। आप खुद सोच सकते हैं, आम आदमी जो हमारे दर्शक हैं वो खुद सोच लेंगे, एक वैन में 14 बच्चे कैसे बैठते होंगे। खैर उच्च न्यायालय का अगर आदेश है तो हम उसमें कोई कमेंट्स नहीं करेंगे। वो पेज की बात हो रही सर, छोटे बच्चों की है, छोटे बच्चे 14 बिठा सकते हैं, टिकट जो है उसमें आप देख सकते हैं, और खंडपीठ ने खुद ही बोला है कि 7 की जगह 14 बच्चे आप बिठा सकते हैं। अब खंडपीठ ने बोला है तो निश्चित है हमारे साथ हमारे चूंकि परिवहन विभाग से जुड़े एक बड़े अधिकारी हैं, हम उन्हीं से पूछ लेते हैं क्या कोई खंडपीठ से ऐसा आदेश हुआ है कनौजिया साहब? खंडपीठ से मेरी जानकारी के अनुसार जो मुझे याद है, साल भर पहले ग्वालियर बेंच से, माननीय उच्च न्यायालय ग्वालियर बेंच से इस प्रकार का डबल का नहीं है, 1.5 गुना जरूर है कि 7 अगर है तो 10 उसमें बच्चे बिठाए जा सकते हैं। एक जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ है उसमें जो पढ़ा है कि जो क्षमता बस की है, वैन की क्षमता कितनी होती है सोनी साहब? 7+1। 7 उस समय जो क्षमता है उसका अधिकतम 20%। हाई कोर्ट ग्वालियर खंडपीठ से आपने अगर आदेश लिया है तो मुझे नहीं मालूम, मैं उनका सम्मान करता हूं उच्च न्यायालय का, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश ये है कि जितनी क्षमता है उससे मात्र 20% ज्यादा, 20% या ज्यादा, मतलब हमें लगता है 10 से ज्यादा बच्चों की संख्या नहीं होनी चाहिए, अगर छोटे भी हैं तो भी। तो आप लोगों को खुद नहीं लगता आप लोग इसलिए बदनाम हो रहे हैं कि आप लोगों के आड़ में, आपने जैसे कहा कि हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है, आपने कहा कि हम लोगों को भी उसी तरह जैसे स्कूल बसे हैं उस तरह आप लोगों को भी अनुमति मिली हुई है, लेकिन अभी पौंडा जी ने कहा कि अनुमति नहीं मिली सर, अनुमति नहीं दे रहा है स्कूल वाले। क्या है कि मैं आज आपको बता दूं कि 85% जो स्कूल हैं वो उन्होंने बस हायर की हुई है, ठेके पे ली हुई है, ठीक। तो हम ये बोले जब उनको इतनी सुविधा है आप हमको भी लीजिए ना, आपको क्या चाहिए? यदि हम सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के बराबरी नहीं कर सकते तो आप हमें हमारे साथ बच्चे मत भेजिए, हमारी गाड़ी है आप ऐसे अपने कीजिए। नहीं तो बच्चे कौन नहीं भेजे फिर? नहीं बस वाले सर, जो स्कूल की बात है, मेन होता है स्कूल परमिट, हम लोग अनलीगल है। मैं फिर बोल रहा हूँ, एक जगह से अनलीगल है कि हम लोग स्कूल परमिट नहीं ले पा रहे, क्योंकि एक सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि जब स्कूल वाले आपको सहमति पत्र देंगे उसके बाद आपको लाइसेंस यानी परमिट मिलेगा, स्कूल परमिट।
तो ये बस वालों को तो दे देते हैं, तो वैन वालों को क्यों नहीं दे पाते? आप वैन चेक कीजिए, यदि फिटनेस में है तो ठीक है, आपके गाइडलाइन के अनुसार है तो ठीक है, अन्यथा नहीं दीजिए। हम जबरदस्ती नहीं करते, हम भी आपके साथ 10 बच्चे लाने तैयार हैं। मनो यहाँ आपके स्कूल जो संचालक है उनकी तरफ से अनुमति नहीं मिलती। हमारे साथ पांडा साहब है। पांडा साहब, खैर आपका स्कूल तो काफी हायर लेवल का है, उसका स्तर बहुत ऊंचा है। आपका स्कूल जो वैन है उनको लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपने भी नीचे से संघर्ष करके ऊपर तक पहुंचे हैं। क्या ऐसा सही है कि स्कूल जो संचालक हैं वो वैन संचालकों के लिए अनुमति नहीं देते? हाँ, वैन संचालकों के लिए इसलिए अनुमति आमतौर पर स्कूल संचालक नहीं देते हैं क्योंकि वैन की बॉडी एक तो बहुत फ्रेजाइल है, बहुत कमज़ोर किस्म की बॉडी होती है। दूसरा, उसमें आरटीओ गैस्केट अप्रूव्ड है या नहीं है ये किसी को नहीं पता होता। वो रीफिलिंग कहाँ से कराते हैं किसी को नहीं पता होता। इसमें हमेशा संशय की स्थिति बनी रहती है जी। और ऐसी स्थिति के चलते जहाँ बच्चों के कॉम्प्रोमाइज़, उनकी सेफ्टी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने की बात आती है, वहाँ पर और कई बार वैनों के ड्राइवर भी ये देखा गया है कि आज कोई और आ रहा है, 2 दिन बाद उसका झगड़ा हो गया तो किसी और को भेजा जा रहा है। इन सब अनिश्चितताओं के चलते स्कूल वाले कभी भी ये सब आसान नहीं होंगे, इस माइंडसेट में नहीं अपने आप को समझेंगे कि वो वैन वालों पर यकायक भरोसा करके उनके साथ कोई अनुबंध कर भी ले। और जहाँ तक सवाल है कि उनके ड्राइवर की क्रेडिबिलिटी का, उनके लाइसेंस, मैंने बताया कि ड्राइवर कभी भी बदल जाते हैं जी। और वैन मालिक जिसके पास एक वैन है वो भी अपनी वैन लगा देता है सर। लेकिन जहाँ बसों के हमको अनुबंध करने की बात आती है, जो बड़े बस कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनके पास अपनी खुद की फ्लीट है, उनके पास वर्षों का अनुभव है, उन पे ये भरोसा करके उनके क्रेडेंशियल्स को देख करके हम ज़रूर उनको ये सुविधा देते हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट करें स्कूल के साथ और अपनी बसेस को ऑपरेट करें। जी जी। नहीं तो यहाँ आप एक बड़े स्कूल के संचालक हैं, एक बड़े ग्रुप के संचालक हैं। हम जो छोटे स्कूल हैं, जो हमने आपसे पहले भी कहा कि अगर 10 किलोमीटर दूर कोई बड़ा स्कूल है तो वहाँ छोटे छोटे मोहल्लों में स्कूल खुल गए हैं, तो उन लोगों को वो लोग क्यों नहीं देते हैं? हम आपसे उत्तर लेंगे, लेकिन हमारे पास शिवपुरी से राम प्रकाश जी हैं, दर्शक जो अपना सवाल करना चाहते हैं। राम प्रकाश जी, आपका स्वागत है, अपना सवाल करें। मैं ये कह रहा हूँ कि परिवहन आयुक्त महोदय से मेरा सवाल है जी, कि जब कभी घटना होती है तो चेतन हो जाते हैं या फिर आप लोग जब टीवी पे बात करते हो तो स्कूलों में बच्चों को ले जाने की जो व्यवस्था है बिल्कुल नियमों के विपरीत है, इसमें सुधार होना बहुत जरूरी है। जी, आपने सवाल किया। हमारे साथ परिवहन उपायुक्त साहब हैं, कनौरिया साहब, वो खुद ही उत्तर देंगे। कनौरिया साहब, आपसे दर्शक सवाल कर रहे हैं, आप चाहेंगे कि आप उत्तर कर दें उनका? बिल्कुल, उत्तर ये है कि हम लोग बराबर इसके प्रति जागरूक हैं। ऐसा नहीं है कि जागरूक नहीं है। इसके अंदर एक्सीडेंट, दुर्घटना का मेन कारण होता है कि हम सेफ ड्राइव करें। सबसे पहला मेरा अपील चालकों से है, क्योंकि हम अपने बच्चों को, अभिभावक अपने बच्चों को चालकों को सौंप देते हैं और चालक के जिम्मेदारी पे ही वो वापस घर लौटता है। चालक बहुत अच्छे, मतलब प्यार से भी उनको रखते हैं, लेकिन कई बार इस प्रकार की चीजें होती है कि एक स्कूल बस कई जगह अटैच हो जाती है और उधर से फोन आ जाता है, 10 मिनट का गैप हो जाता है। तो मेरा चालकों से निवेदन है कि अपना संचालन के दौरान एक तो मोबाइल ऑफ रखे। मोबाइल के कारण भी उसकी स्पीड जो है बात करने में कुछ लेट हो जाता है और स्पीड बढ़ा लेता है। तो दुर्घटना का एक मेन कारण चालक जो है उसको मोबाइल अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि पहले जब मोबाइल नहीं थे तब भी हमारे बच्चे जो है स्कूल जाते थे और चालक के मार्फत वापस आते थे। दूसरी चीज ये है, इन मापदंड। कनौरिया साहब, थोड़ा सा रोकेंगे, हमारे साथ एक और दर्शक सागर से हैं, पप्पू जी। पप्पू जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में, अपना सवाल करें। सर, मेरा सवाल है आयुक्त जी से, परिवहन उपायुक्त से। जी जी जी। कि कॉमर्शियल लाइसेंस जो जरूरी है इसमें स्कूल बस चलाने में, तो कॉमर्शियल लाइसेंस बनाने के लिए सर ये कितनी ज्यादा सुविधा देंगे कि गरीब वर्ग का ड्राइवर भी आसानी से लाइसेंस बना सके? क्योंकि दलाल लोग आरटीओ के बाहर जो बैठे रहते हैं वो 1500 रुपए फीस है, लेकिन उनसे 3000 और 4000 रुपए मांगते हैं। जो बिल्कुल आपका सवाल आ गया है, बहुत लंबा सवाल हो गया, लगता है कि आप पूरा यहीं पे समाधान अपने प्रश्न का कर लेंगे। हम उपायुक्त जी सुन रहे हैं, हमारे साथ परिवहन आयुक्त जी हैं भूपेंद्र सिंह जी। भूपेंद्र सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। सॉरी, माफ करिएगा भूपेंद्र जी, परिवहन मंत्री, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। जी जी जी, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं ना? जी त्रिपाठी जी, सुन रहा हूं। जी, हमारा सवाल एक ये है, यहाँ मैंने आज एक सब्जेक्ट रखा है वैन संचालकों को लेकर, जो स्कूल में वैन चलती हैं। अभी मेरे साथ यहाँ के वैन संचालक के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं जो उनके एसोसिएशन के हैं। उनने कहा कि हम लोगों की वैन अनएथराइज नहीं है, अनएथराइज जो चलाते हैं।
तो ऐसे वैन संचालकों पे या वैनों पे क्यों कार्रवाई तुरंत नहीं हो रही? देखिए त्रिपाठी जी, इसमें ऐसा है जी कि जो सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट है उसमें ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट स्कूल बस का परमिट उन्हीं को दे सकते हैं या स्कूल वैन का परमिट जो स्कूल से अनुबंधित हो। जी हमारे साथ कठिनाई ये है कि कोई भी स्कूल जो है वो उनके साथ अनुबंध करता नहीं है। जी जब तक स्कूल का अनुबंध नहीं होता है तब तक हम स्कूल बस का परमिट इनको दे नहीं सकते हैं। जी और इसलिए ये कठिनाई है। इसके लिए हम लोगों ने भारत सरकार को लिखा हुआ है कि जो सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट है जी उसमें ये अमेंडमेंट किया जाए कि जो ये शर्त है कि स्कूल जो संचालक हैं वो अनुबंध करें, इसको समाप्त किया जाए। जी और जो भी व्यक्ति स्कूल वैन या बस के लिए जो हमारी शर्तों का पालन करते हैं उनको हम परमिट दें। जी इससे स्कूल वैन संचालक हों चाहे बस संचालक हों उनको भी सुविधा होगी और विभाग को भी सुविधा होगी। इस बारे में हम लोग प्रयास लगातार कर रहे हैं। मुझे लगता है जल्दी इसमें निर्णय होगा। भूपेंद्र सिंह जी, निश्चित तौर पे आप एक कुशल मंत्री हैं, आप खुद ये सोच रहे होंगे। हमारा एक सुझाव है, अगर ये आप कहें तो मैं सुझाव देना चाहता हूं। जैसा कि आपने कहा कि स्कूल संचालक उनको अनुमति नहीं देते हैं या उनसे अनुबंध नहीं करते हैं, जिसके कारण आप लोग असहाय हैं। अगर आप उन वैन, जो भी वैन इस तरह चल रही हैं, उनको अगर आप पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दें तो मजबूरी हो जाएगी उस स्कूल संचालक की उनसे अनुबंध करने की, क्योंकि उसके यहाँ बच्चा पढ़ने नहीं जाएगा, वो उन स्कूलों पे बच्चा जाएगा जिनकी बसें चलती हैं। ऐसी स्थिति में मुझे लगता है, मेरा सुझाव है कि वो आपकी इस सारी गाइडलाइंस को पूरी करते हुए स्कूल संचालक भी उनको अनुमति देंगे और वैन मालिक भी आपकी पूरी गाइडलाइन पूरी करेगा। जी जी बिल्कुल, आपका सुझाव बहुत ही अच्छा है जी। और मैं जो आपने सुझाव दिया इसको हम लोगों ने पिछले वर्ष प्रयास भी किया था जी। और आपकी जानकारी में होगा कि उसके बाद हम लोगों ने स्कूल वैन जितनी थी उनको सब जब्ती की कार्रवाई की थी, उन पर कार्रवाई की थी। तो उसके बाद सारे भोपाल के जो हमारे वैन संचालक हैं वो स्ट्राइक पर चले गए थे जी। उसके बाद फिर बच्चे कहीं पैदल जा रहे थे, कहीं स्कूटर से जा रहे थे, उसके फोटो समाचार पत्रों में छप रहे थे जी। फिर भोपाल के हमारे सारे जनप्रतिनिधियों ने उनके साथ कहा कि इनको एक अवसर दिया जाए और इस वजह से फिर विभाग को पीछे हटना पड़ा जी। और नहीं तो हमने निर्णय ये पिछले बार ही कर लिया था कि हम चलने ही नहीं देंगे। तो या तो वैन संचालक नियमों का पालन करेंगे या फिर स्कूल जो संचालक हैं वो इसका पालन करेंगे, तो वो हो नहीं पाया। मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। इसको अगर सब सहयोग करें तो ये किया जा सकता है। और देखिए, मैंने पिछले वर्ष भी स्कूल वैन बसों के मामले में सख्ती की थी, इस बार भी हमने सख्ती की है और आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि हमने पिछले मात्र 20 दिन में 4000 स्कूल बसों पर कार्रवाई की है पूरे प्रदेश के अंदर जी। जो मैं समझता हूं कि अभी तक की सबसे बड़ी कार्रवाई परिवहन विभाग की तरफ से हुई है। और इसलिए विभाग की तरफ से जो विभाग के अपने संसाधन है, जो भी हमारे पास अमला है, उसके माध्यम से हम लगातार ये चेकिंग अभियान चला रहे हैं और उसका ही परिणाम है कि हम लोगों ने 4000 अकेले भोपाल में 175 हम लोगों ने स्कूल बसों पर कार्रवाई की है। तो पूरे प्रदेश में ये कार्रवाई लगातार 15 जुलाई तक का हम लोगों ने समय निश्चित किया था, 25 जून से 15 जुलाई जी। और अभी तक की जो कल तक के जो फिगर है उसमें 4000 बसों पर हम लोग अभी तक कार्रवाई बिल्कुल बसों पर कर चुके हैं। बिल्कुल भूपेंद्र सिंह जी, निश्चित तौर पे मैं खुद 15-20 साल से इस समय जिस तरह से परिवहन विभाग हरकत में आया है, खासकर ऐसे जो बस ऑपरेटरों के खिलाफ, ऐसे बस संचालकों के खिलाफ, मैंने खुद 15-20 साल से इस तरह के हरकत में आते नहीं देखा। आपने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन एक बड़ी बात यहाँ ये भी सामने आ रही है, आपकी सख्ती के चलते यहाँ इस तरह की भी शिकायतें आ रही हैं कि स्कूल बस संचालक जो हैं वो अनऑथराइज अगर चल रहे हैं, तो उन्होंने देखा सामने अगर आरटीओ चेकिंग कर रहा है तो बीच रास्ते में ही बच्चों को उतार दे रहे हैं और उनको पैदल जाने में मजबूर कर रहे हैं, गाड़ी लेके कहीं और चले जा रहे हैं। इस तरह की शिकायतें भी आपको आई हैं क्या? बिल्कुल आई हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं त्रिपाठी जी, ये शिकायतें आई हैं और मैंने इसीलिए इस बारे में निर्देश जारी किए हैं कि कहीं पर भी अगर बच्चों को स्कूल बीच में छोड़ते हैं बस संचालक
तो उनका परमिट निरस्त किया जाए। और ऐसी कार्रवाई हमने सागर में 2 जो स्कूल बस संचालक थे उनके विरुद्ध हमने की है, भोपाल में की है। और भोपाल में कल आपने देखा होगा कि एक स्कूल वैन से एक्सीडेंट हुआ जी। और मैंने तत्काल एक्सीडेंट के सेकेंड डे उस ड्राइवर का लाइसेंस निरस्त करने के आदेश दिए और उसका लाइसेंस निरस्त हो गया। ये कार्रवाई भी पहली बार हुई है कि कोई अगर एक्सीडेंट करता है तो हमने तत्काल उसका लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की, जो अभी तक नहीं थी। और पिछले 1 वर्ष में हम लगभग 250 लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त कर चुके हैं और इसको हम और सख्ती से आगे कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा भूपेंद्र सिंह जी आपने, और मैं उम्मीद करता हूं आने वाले आपके पास काफी समय है, इन 1 साल 2 सालों में आप इस तरह की जो समस्या जिसके लिए मुझे खास कार्यक्रम रखना पड़ रहा है, स्कूल वैन संचालक इनके लिए कोई गाइडलाइंस तय करेंगे जिससे कम से कम बच्चे आराम से स्कूल तक जा सकें और सुरक्षित जा सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े। उम्मीद करता हूं आप निश्चित तौर पर ये पूरी कार्रवाई करते हुए बच्चों के लिए एक अच्छा सफर तय करने का साधन जरूर जुटाएंगे। जी भूपेंद्र सिंह जी नमस्कार, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ एक भिलाई से और दर्शक हैं, नारायण सिंह जी, अपना सवाल करें। हेलो जी नारायण सिंह जी, आपका स्वागत है, सवाल करें। सर मेरा ये कहना था जी कि सुप्रीम कोर्ट के गाइड्स के अनुसार कि बस या वैन ये पीली कलर की होना चाहिए, पीली रंग की होनी चाहिए, जो रहता नहीं है जी। और ये बात है कि बच्चों को उतना सुरक्षा में नहीं रखा जाता। जैसे वैन में बैठाते हैं तो वैन में सीट बेल्ट से बच्चों को नहीं लगा सकता और ये ड्राइवर भी खुद अपना नहीं लगा सकते जी। और इसका ये रहता है सर कि जब भी कुछ ये दुर्घटना तब ये जो मंत्री होते हैं जी, आपका सवाल, आप नेटवर्क में नहीं है, आपका सवाल सही ढंग से नहीं सुनाई पड़ रहा, लेकिन एक हमको आपका सवाल जरूर सुनाई पड़ा कि जो बसों के कलर हैं, सारे स्कूल के बसों के कलर पीले नहीं है। तो उपायुक्त साहब, ये क्वेश्चन है, लेकिन सभी उसमें लगातार हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं। अभी फिलहाल शासन ने माननीय मंत्री जी के आदेश के अनुसार शासन ने एक जारी किया है जिसमें कलेक्टर को अध्यक्ष बनाया है, 2 आरटीओ को सदस्य सचिव बनाया है और उसके साथ में 2 स्कूल वैन संचालक और पालक अभिभावकगण, इनको सभी को रखा है और उस कमेटी के आधार पर सभी का सहयोग लेकर इस समस्या को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। और पीले जो नहीं है, अभी माननीय मंत्री जी ने भी बताया कि हमने बहुत सख्त कार्रवाई की है। मेरा ख्याल है परिवहन विभाग अपने अमले के कम होने के बावजूद भी इतनी अच्छी कार्रवाई 4000 से ऊपर अभी इस समय में किया है, तो उसमें कलर के भी ऊपर कई चालान्स बनाए गए हैं। ऐसा नहीं है कि चालान्स नहीं बनाए गए, लेकिन इसके अंदर सभी को अवेयर होना अति आवश्यक है। बिल्कुल सही। हमारे साथ एक और दर्शक हैं जो अब लगता है हमारा उनसे संपर्क नहीं होता। पंडित जी, आप अकेले स्कूल संचालक नहीं हैं, एक बड़े ग्रुप के चेयरमैन नहीं हैं, आप एक समाजसेवी भी हैं, धार्मिक कार्यक्रमों में भी आपकी रुचि रहती है। ये जो हमने आपको स्थिति दिखाई, इस स्थिति को कैसे सुधारा जा सकता है? इसमें आत्मविश्लेषण करना बहुत जरूरी है। स्कूल वालों को, स्कूल संचालकों को ये समझना होगा कि कोई भी बच्चा उसके माता पिता के लिए उसकी सबसे अमूल्य संपत्ति है और वो बच्चा हमारे पास आता है, वो धरोहर है उस माता पिता की। उस धरोहर को हम अच्छी तरह सजाएं संवारें, उसको 15 साल बाद वो जब स्कूल से बाहर निकले तो वो एक परफेक्ट मनुष्य बन के निकले, उसमें मनुष्यता के सारे गुण समाहित हैं। उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। और ये जैसे छोटी सिक्योरिटी के मामलों में स्कूल वाले कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं या जहाँ पे कहीं कॉस्ट कटिंग करनी ज़रूरी हो जाती है वो करते हैं। पंडित साहब थोड़ा सा रोकेंगे, हम एक जबलपुर से दर्शक हैं दशरथ जो अपना सवाल करना चाहते हैं। दशरथ जी, आपका स्वागत है, अपना सवाल करें। हाँ जी सर, मेरा ये सवाल है जी। मंत्री जी से था सवाल मेरा। अभी उनने बोले कि जो एक्सीडेंट हुआ भोपाल में जी, उसका हमने लाइसेंस रद्द कर दिया ड्राइवर का जी। तो सर ये जो सारे जबलपुर क्या पूरे एमपी के अंदर जो एक्सीडेंट होंगे सारे ड्राइवरों के लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे जी। तो फिर वो ड्राइवर उसके बाद क्या करेगा? ड्राइवर के विषय में कभी कोई बात की मंत्री जी ने बोले क्या? जी, उसका लाइसेंस निरस्त कर दिया, लेकिन मंत्री जी के प्रतिनिधि हमारे साथ बैठे हैं, हम उनसे उत्तर ले लेंगे। हमारे साथ एक भोपाल से भगवान दास जी। भगवान दास जी, आप सवाल करें अपना। हाँ सर, ये बहुत गंभीर मामला है, बच्चों की, मासूम बच्चों की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। इससे
वैन संचालकों के साथ जो ट्रैफिक नियमों को सख्ती से पालन कराया जाना चाहिए। बिल्कुल सही कहा। ये भी हम उत्तर लेंगे, हम अपने ये सोनी जी से उत्तर लेंगे। ट्रैफिक नियमों का पूरी तरह से पालन होना चाहिए। हमारे साथ सागर से एक और दर्शक हैं जो अपना सवाल करना चाह रहे हैं। जी, लगता है उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। पौंडा जी, आप अपना जो जवाब दे रहे थे, जो बात कर रहे थे, वो पूरी करें, फिर हम अपने दोनों अलग अलग अतिथियों से सवाल लेंगे। जी, मेरा यही मानना है कि स्कूल वालों को स्कूल बच्चे के प्रति उसकी जिम्मेदारी जरूर ओढ़नी चाहिए। स्कूल में बच्चा जब बस में अगर चढ़ता है, वहां से लेकर के जब तक वो अपने स्टॉप पर उतरता नहीं है, तब तक पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। हर प्रकार से सुरक्षित यातायात सुविधा मुहैया कराई जानी चाहिए। और अगर परिवहन आयुक्त हमारे इस प्रकार की कोई सुविधा भी देते हैं कि हम वैन संचालकों की, वो हमको परमिट की और बसों की जो वैन की फिटनेस है उसकी पूरी जवाबदारी अगर वो लेते हैं, तो मेरे ख्याल में इस प्रकार की अगर गाइडलाइंस आती हैं, हमको कोई परेशानी नहीं होगी कि हम उनके साथ भी अनुबंध करें और उनको सुरक्षित यातायात में लगाएं। जी, बिल्कुल सही कहा। हमारे साथ सागर से एक और दर्शक है, विकास जी। विकास जी, आपका स्वागत है, अपना सवाल करें। सर नमस्कार, मेरा सवाल ये है जी कि मंत्री जी और संतरी जी के लड़के और बच्चे बच्चियां तो जाते हैं अपने वाहनों से जी, गरीबों को जो बच्चे जाते हैं प्राइवेट वाहनों से, वो भी कंडम वाहन है जी। उन कंडम वाहनों से सफर करना और जाम में जोखिम डालना है। मारुति वैन से जाते हैं जिसमें टायर भी गंजे रहते हैं, पंचर रहते हैं, गैस की टंकी। जी जी। लेकिन क्या स्कूलों को ये निर्देश नहीं देना चाहिए कि इन बच्चों के लिए गाड़ियों की व्यवस्था खुद स्कूल प्रशासन करे? बिल्कुल, ये शिक्षा विभाग नहीं देता बच्चों की जान से। बिल्कुल विकास जी, आपका सवाल आ गया है। विकास जी, आपका सवाल आ गया है, आपका उत्तर हम लेंगे। आप ये हम शायद पूछ चुके हैं कि पौंडा जी से पूछ चुके हैं, हमने मंत्री से भी बात की है कि अगर ये कंपलसरी कर दिया जाए, वैन संचालकों में अगर गाइडलाइंस का पालन नहीं करते हैं तो पूरी तरह से बैन लगा दिया जाए, तो अंततः जो स्कूल संचालक है वो मजबूरी में अपनी बस चलाएगा। क्यों सोनी जी? सर मैं बिल्कुल सहमत हूँ। दूसरी चीज ये पूछना चाहता हूँ कि हम लोग पूरी वैनें बंद करने तैयार हैं क्या? जैसे भट्ट वालों के लिए सरकार ने लोन दिया था। भट्ट यानी पहले टेम्पो चलते थे। अच्छा। भोपाल शहर के अंदर डीजल टेम्पो, प्रदूषण के लिए सरकार ने उनको बाहर कर दिया। उनकी जगह उनने क्या मैजिक वालों को लोन दिलवाया। क्या सरकार, हम लोग वैन बंद कल से कर देते हैं कि हम लोग को सरकार ऐसा लोन दिलाएगी? हम तैयार हैं उसके लिए। ये पिछले साल भी हमने परिवहन मंत्री जी से बात की थी तो उन्होंने बोला था कि ये प्रक्रिया चल रही, मैं आपको कर दूंगा। ये बताइए ये गरीब वैन वाले कहाँ जाएंगे? दूसरी चीज, अभी जो समिति बनी हुई है आज, जिसमें कलेक्टर जी अध्यक्ष हैं और उसमें 2 प्रतिनिधि रखे हुए हैं, वो प्रतिनिधि जैसे कैलाश, मैं तो क्लियर बोल रहा हूँ, कैलाश कृपलानी जी है, उनकी कम से कम नहीं तो आधे से ज्यादा स्कूलों में कांटेक्ट है, तो वो दूसरे ठेके की गाड़ियां लगाते हैं क्या? तो क्या सिर्फ ये 2 आदमी ही ऑपरेट कर रहे हैं पूरे भोपाल को? क्या हम लोग गरीब आदमी नहीं है कि हम लोग गरीबों के बच्चे छोड़ते हैं और अच्छे पैसे वालों के बच्चे, अच्छे ऑफिसरों के बच्चे छोड़ते हैं? क्या हम लोग को समिति में नहीं लेना चाहिए? बिल्कुल लेना चाहिए सोनी साहब, लेकिन सबसे बड़ा यहाँ सवाल ये उठता है, आप कि जो एसोसिएशन है उसमें रजिस्ट्रेशन कराते होंगे सारे बैंक संचालक की नहीं कराते? नहीं सर, जो हमारे पास है, हमारे पास आज की तारीख में 3800 रजिस्टर्ड संचालक, परिचालक और ऑनर सब मिला के ये तो लगता है 10वां हिस्सा भी नहीं है। नहीं, इतने स्कूल बैंक संचालक हैं कि जो आप बता रहे हैं 3800 कुछ हैं पूरे प्रदेश में, तो ये हमें कम से कम 1 आध लाख होंगी। नहीं सर, भोपाल की बता रहा हूँ मैं, पर्टिकुलर भोपाल के जो हैं, जो हमारे पास रजिस्टर्ड है, इनका पूरा डाटा मैं शासन को दे सकता हूँ। यदि इसमें एक व्यक्ति भी यदि गलत है तो उसकी जवाबदारी पूरी यूनियन लेती है। लेकिन हम लोग को क्या है कि कुल मिला के कि बड़ी मछली है, आजकल छोटे मछलियों खाने। 2 दिन पहले जो वैन का एक्सीडेंट हुआ है, क्या वो आपके यहाँ रजिस्टर्ड थी? नहीं है, हमारे जो भी आपको ऑपरेटर मिलेंगे, हमारा उनके पास रजिस्ट्रेशन नंबर होगा कि यूनियन में ये वाला रजिस्ट्रेशन नंबर उनका है। सोनी जी, हमारे साथ एक और दर्शक है सागर से, अनुपम जी। अनुपम जी, सवाल करें, आपका स्वागत है। नमस्कार साहब, मेरा एक छोटा सा सवाल था जी। हम शहर के बच्चों के बारे में तो बात कर रहे हैं, पर गांव के बच्चे जो बसों में से स्कूल जाते हैं, बसों में स्कूल जाते हैं, इनको अननेसेसरी कंडक्टर जबरदस्ती ठूसता है और इनसे 2-2, 1-1 रुपया लेता है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि शायद ऐसा एक नियम भी है कि इनसे किराया ना लिया जाए। तो मैं इस विषय में जानना चाहूंगा कि इन बच्चों को जाने के लिए क्या फ्री है और फिर जबरदस्ती क्यों ऐसा ठूसा जाता है? और चले, निश्चित तौर पे मंत्री जी तो हमारे साथ नहीं है, नियम है या नहीं है ये कनौरिया साहब हमारे साथ, हम उनसे उत्तर ले लेंगे। मंत्री जी ये कार्यक्रम जरूर सुन रहे होंगे और आपकी बात उनके ध्यान में जरूर आएगी। हमारे साथ इछावर से एक और दर्शक हैं
राजेश शर्मा जी अपना सवाल करें संक्षेप में, हमारा समय कम हो रहा है, हम अतिथियों से कम उत्तर ले सके। जी बहुत छोटा सा सवाल है मेरा, बहुत सूक्ष्म सवाल है जी, कि कहीं ना कहीं अगर शिक्षा विभाग अगर लापरवाही बरत रहा है जी, तो उसके उच्चाधिकारी जो हैं उससे ज्यादा यानी अधिकार का दुरुपयोग कर रहे हैं जी। और कहीं अगर देखा जाए अधिकार का दुरुपयोग कौन कर रहे हैं जी? अधिकार का दुरुपयोग कौन कर रहे हैं? उच्चाधिकारी दुरुपयोग कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये बता दें हम कि हम ग्रामीण अंचलों के रहने वाले लोग हैं और कहीं ना कहीं पालक उनके जो हैं या परिजन हैं या उनके जो कर्ता धर्ता है उनको बहुत बोझ उठाना पड़ रहा है। और जुलाई का महीना चल रहा है और आप सवाल क्या करना चाह रहे हैं? सवाल आपका नहीं सामने आ रहा है, एक संक्षेप में एक सवाल करें। मेरे बच्चों की सुरक्षा मुझे चाहिए। सुरक्षा चाहिए, उसी पे तो बहस हो रही है निश्चित तौर पे। कनौजिया साहब हम चाहेंगे कि आप ही इनको संतुष्ट करें। नहीं देखिए, सभी सुरक्षा के लिए चिंतित हैं, सबको एकजुट होने के लिए अभी परिवहन विभाग में भी हमने स्कूल बसों के ऊपर माननीय मंत्री जी ने शासन के द्वारा टैक्सेशन इतना कम कर दिया है कि जिसकी उम्मीद भी नहीं कर सकते थे। भविष्य में या भूत में कभी भी इस प्रकार की चीजें नहीं हुई जो आज मतलब ये कि टैक्सेशन में हमने छूट दी है। और ये इसलिए दिए कि अधिक से अधिक बस संचालक अपनी बसें डालें और उनको एक नामिनल पैसा लेके हमने मतलब व्यवस्था की तरफ किया है। रहा सवाल ग्रामीणों का, तो उसके लिए भी नियम ये है कि ग्रामीण जो गांव जो है शहर से जुड़े हुए हैं 50 किलोमीटर तक उन स्कूल की बसें जाने के लिए उन्हें अनुमति दी जा रही है। उसमें एक सवाल ये भी था कि क्या उनके लिए बस फीस माफ है? नहीं, बस फीस माफ नहीं है, निःशुल्क नहीं दिया जा सकता क्योंकि निःशुल्क उसका भी जो बस ऑपरेटर का अपना भी एक व्यवसाय है और उसके अंदर अभी निःशुल्क नहीं है। ये बात एक अलग है कि महिलाओं के लिए अभी हम निःशुल्क लाइसेंस की व्यवस्था परिवहन विभाग कर रहा है और उसके अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं, जनता का भी सपोर्ट मिल रहा है और अगर भविष्य में इस प्रकार की अगर कोई आवश्यकता हुई तो उस पर भी विचार करेंगे। जी हमारे साथ एक और दर्शक है सागर से पवन जी अपना सवाल करें, अपना टीवी सेट का वॉल्यूम बंद कर दे जिससे हमारा सवाल सुनाई पड़े। आपका स्वागत है जी। सर जो आजकल चेकिंग लगाई है बसों की जी, तो एक डेढ़ घंटे बच्चों को रोके रखती है जी। तो बच्चों को भूख लग जाती है, 7 बजे यहाँ से 3:30 बजे 4 बजे आए बच्चे जी। इसके लिए भी आज कुछ व्यवस्था करें, एक चीज। दूसरी चीज जी, बच्चों की बहनों की बसों की तो भूपेंद्र जी बहुत कर रहे हैं जी, लेकिन सागर से दमोह के लिए बस जाती है 15 मिनट में जी, सवारी खड़ी जाती है। नहीं, सवारी वो अलग है। आज सिर्फ मुद्दा हमें स्कूल बच्चों का है। आपका दूसरा सवाल, पहला सवाल आपने जो कहा उसका उत्तर भूपेंद्र सिंह जी ने दिया है कि जिन लोगों ने इस तरह किया है बच्चों को, उनके लाइसेंस निरस्त किए गए हैं। अभी हमारे कनौजिया साहब ने भी कहा कि सख्त कार्रवाई की जा रही है। हमारे पास चूंकि समय कम है, सोनी जी हमारा आपसे सवाल है, आपने जैसे कि कहा कि जो BHL में एक बस का एक्सीडेंट हुआ है वो आपके यहाँ एसोसिएशन में रजिस्टर्ड नहीं था। ऐसे लोगों का, ऐसे जो बस संचालक हैं उनको आप खुद चिन्हित कर सकते हैं। आप अगर मंत्री से, जैसे कि भूपेंद्र सिंह जी ने कहा कि हमने प्रतिबंधित किया तो आप लोगों ने दबाव डाला, आप पहुंच गए, आपने स्ट्राइक कर दी, तो आप जब प्रशासन शासन से लड़ने का मादा रखते हैं तो ऐसे बस संचालकों से क्यों नहीं उनको आप बाहर करते हैं, उनको खुद रोकते हैं? मैं आपकी बात से सहमत हूं, उनको हम बाहर करते हैं। मेरा मतलब ये है कि ये जो स्कूल में हम लोग छोड़ते हैं तो स्कूल वाले भी चेक करेंगे कि ये उसके अथॉराइज है नहीं है। ऐसा नहीं है कि आजकल कोई भी 25,000 की वेन लेके और बच्चे छोड़ने लगता है। हमारा मतलब ये कि जब हम जवाबदारी, हमारी यूनियन जब जवाबदारी लेती है और जिस भी शाला के और परिशाला के हम लोग विद्यालय के बच्चे छोड़ते हैं तो उधर के एक आदमी, एक मैडम, एक टीचर, जो भी स्टाफ है वो चेक करे कि ये यूनियन से संबंधित है नहीं है। वो हमको बताए, हम एक आदमी या पूरी यूनियन में 15-20 आदमी जो है सबको चेक नहीं कर सकते। हम तो स्कूल वालों से सहयोग देने तैयार है, बशर्ते वो भी हमें सहयोग करें। आप हर चीज स्कूल संचालकों पे डाल रहे हैं सोनी साहब। अच्छा ये बताइए 2 चीजें, क्या 14 सवारी 14 बच्चे उचित है? आप क्या ये प्रयास करेंगे अपनी यूनियन से कि वो कम किए जाएं, आप फीस बढ़ाएं? दूसरा सवाल, एक सवाल है। दूसरा, क्या आप जो ड्राइवर, जैसा कि पंडित जी ने भी कहा और कनौजिया साहब ने भी कहा कि आप एक दिन दूसरा ड्राइवर, तीसरे दिन तीसरा ड्राइवर, क्योंकि आप सस्ता ढूंढते हैं ड्राइवर और उनको आप चेक करते हैं कि किस तरह का लड़का है, इसकी आदत क्या है, क्या इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है या नहीं है, इस तरह की आप चेक करते हैं क्या? हम लोग जो बच्चे लेते हैं
उसमें क्या परिवहन पेरेंट्स की सहमति होती है, उसमें बाकायदा बच्चे का फोटो रहता है, उनके साइन रहते हैं, उनकी सहमति, और हम अपना पूरा डिटेल पेरेंट्स को बच्चे का या ड्राइवर का? ड्राइवर का, और हमारा भी जो ऑनर है उनका भी पूरा गाड़ी नंबर रहता है, उनका परिचय रहता है, पूरा उनका लाइसेंस की फोटो कॉपी दी जाती है कि आप भी चेक करें। और हमारी तो आप उसको आए दिन बदल देते हैं तो कहाँ से हो? असंभव चीज है, बस के ड्राइवर नहीं बदलते क्या? यदि बस का कोई ड्राइवर यदि बीमार हो जाता है तो क्या ये बस के दूसरे ड्राइवर को नहीं भेजते? क्या स्कूल बंद कर देंगे सर उस दिन हम सर्विस? आप बताएं, इमरजेंसी में यदि ऐसा कभी होता है, परमानेंट नहीं होता, और परमानेंट ऐसे होता तो आप हमें बताइए, हम तुरंत उसको निकाल देंगे। हमारी अभी आज एक कोलार से मामला आया है सोनी जी, वो हमने पूरी बातें नहीं बताई, उस बच्ची के साथ अश्लील हरकतें की गई हैं। अश्लील हरकत नहीं की गई। आज जो अभी कोलार की अभी ताजा आज की जो है वो क्या पेरेंट्स की और ड्राइवर की दोनों की कुछ मनमुटाव था। जो चीज सत्य में वो बता रहा हूँ आपको, छिपाने वाली कोई बात नहीं है। ड्राइवर की और पेरेंट्स के कुछ बात है तो क्या बच्ची नीचे चाहे उतरे तो उसने उठा के गोद में बैठाना था, या जो भी है ये हमें समझ में अभी सुनने में आया था। तो वो ड्राइवर भी गलत है, पेरेंट्स भी गलत है। हम बोला यदि ड्राइवर गलत है FIR कर दीजिए आप, पुलिस FIR तो हो गई है उनकी। तो सर पुलिस वालों ने पूरी FIR क्यों नहीं लिखी? सिर्फ हल्के से मारपीट का क्यों उन्होंने तैयार किया मामला? पूरी कार्रवाई करें आप, उसको सर्च करेंगे भाई क्या गलत है क्या गलत सही है। हम कनौरे साहब, जो जैसा सोनी जी बता रहे हैं कि हम पूरा सहयोग करने को तैयार हैं, जो स्कूल वैन चलती हैं क्या इन पे भी कार्रवाई हुई है? उनकी फिटनेस देखी है आपने? और अगर फिटनेस देखी है तो कितने % वैनों की फिटनेस सही है? देखिए, पहले तो सबसे पहले उन्हें कमर्शियल वाहन के रूप में रजिस्टर्ड करना होगा, और प्राइवेट अगर है वो तो टोटल अनऑथराइज है। अगर कमर्शियल व्हीकल में है तो उनके लिए वही नाम्स हैं जो व्यावसायिक वाहनों पे है। तो उनकी फिटनेस जब भी साल भर में की जाती है उसको चेक की जाती है। बीच में इन्फोर्समेंट के द्वारा बीच में स्कूल जाकर भी हम लोग गाड़ियों की कंडीशंस देखते हैं और उसको अनफिट करते हैं। सवाल ये, जैसा अभी सोनी जी ने बताया कि वो यूनियन और मतलब, तो ये मुद्दा इतना गंभीर मुद्दा है कि हम इसमें बाइफरकेट न करें। सभी की अपनी जिम्मेदारी है, नैतिक रूप से पूरे हर मानव की जिम्मेदारी कि बच्चे सबके हैं और उनकी सुरक्षा का मापदंड हम सब एक साथ मतलब एक सूत्र में पिरो कर, चाहे अभिभावक से शुरू होता है। बच्चे की पहली जिम्मेदारी अभिभावक की है, दूसरी जिम्मेदारी हम ड्राइवर के रूप में उसको सौंपते हैं, उसकी जिम्मेदारी है, थर्ड जिम्मेदारी स्कूल संचालकों की है, और फोर्थ प्रशासन की है, उसमें परिवहन विभाग ये, और फिफ्थ माननीय जुडिशरी से भी कि जहां अगर इनके लाइसेंस कैंसिल करते हैं या किसी भी प्रकार की अगर उनको सजा दी जाती है तो उसकी सूचना पुलिस विभाग और परिवहन विभाग भी दे और उधर से भी आए, ताकि ज्यादा से ज्यादा हम उन्हें दंडित करें। दंड करने का आशय ये नहीं है कि वो एक रेंडमली दंड किया जाता है। 5 पे अगर कार्रवाई हुई तो उससे 100 लोग डरते हैं। तो ये कार्रवाई जो है निरंतर हो रही है, ऐसा नहीं कि इसके अंदर कोई कोताही बरती जा रही है, और अभी वर्तमान में तो बहुत ही ज्यादा की जा रही है। लेकिन इसमें बी अवेयर, सेफ ड्राइव बहुत जरूरी है। मैं ये स्कूल संचालक के चाहे हों या चाहे वैन संचालक के ड्राइवर हों, चाहे बस के ड्राइवर हों, उनसे निवेदन कर रहा हूं कि मानवीय क्षति कभी भी बड़ी दर्दनाक होती है। आप स्पीड से गाड़ी न चलाएं, चाहे भले स्कूल में लेट पहुंच जाएं। दूसरा, मोबाइल का उपयोग न करें, शराब पीकर वाहन न चलाएं। पीछे स्कूल बस वाले अपनी महिलाओं को पीछे बिठा के और बातचीत करते हैं या टेप का उपयोग करते हैं। ये सब सारी चीजें, फर्स्ट एड उसके अंदर आवश्यक तौर पर हो, उसके अंदर अग्निशामक यंत्र हो, ये सब सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है उसका पालन स्वयं करें। और जहां जहां नहीं होता है तो हमें सूचित करें। हमने एक हेल्पलाइन भी बना रखी है, उस पर हेल्पलाइन पे आप नंबर पे अपनी शिकायत रजिस्टर कर सकते हैं। वर्तमान में शासन के पास CM हेल्पलाइन भी है, उस पर भी अगर आप डालते हैं तो उसमें L1 L2 सभी अधिकारी उसको देखते हैं, इसलिए उसकी बराबर लगातार मॉनिटरिंग हो रही है। लेकिन सेफ ड्राइव के लिए चालक को मैं फिर से निवेदन कर रहा हूं कि वो सेफ आपने निवेदन जरूर किया कनौरिया साहब, लेकिन हम देख रहे हैं कि राजधानी में हमारी नाक के नीचे ही इस तरह से खटारा बस जो वैन है उनमें 20-20 बच्चे, 22-22 बच्चे भरे जा रहे हैं। उन पर भी लगातार सख्त कार्रवाई हो रही है और बराबर उनको अभी हम जो समझौता शुल्क के तरफ न जाते हुए हम उनको कोर्ट की तरफ से भी दंडित करने के तरफ पहल कर रहे हैं। क्योंकि हमारा समय समाप्त हो रहा। सोनी साहब, हम अंत में पंडा साहब से लेंगे। सोनी साहब, हम ये सारे आप बस ऑपरेटर, वैन ऑपरेटर के अध्यक्ष हैं, उन सबसे हट करके जो हमारे नौनिहाल हैं, स्कूल तक जाने का उनका सफर सुरक्षित हो, इसके लिए आप कोई मैसेज देना चाहते हैं अपने हितों को अलग करते हुए? सर, मैं ये देना चाहता हूँ अपने भाइयों से कि जैसे हम अपने बच्चे को सेफ जाके स्कूल और हर कहीं जाके छोड़ना चाहते, वैसे ये भी बच्चे हैं और उनकी जान हमारे हाथ में। जो अपने कलेजे का टुकड़ा हमें देता है तो हमारी जवाबदारी बनती है उसको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से पहुँचाएं।
दूसरी चीज मैं परिवहन आयुक्त जी से ये पूछना चाहता हूँ कि जो चेकिंग अपन करते हैं तो क्या वो गाड़ी के पीछे गाड़ी ही लगा के करना चाहिए, जैसे अभी 2-4 दिन से हो रहा है कि इनकी जो उड़न दस्ता है वो वैनों के पीछे भाग के गाड़ी पकड़ते हैं। ऐसे में यदि कल को कोई एक्सीडेंट होता है तो उसकी जवाबदारी कौन लेगा? आपको चेकिंग करना है, आप चौराहे पे कीजिए, स्कूल पे आके कर लीजिए, बच्चे बैठे हुए या नहीं बैठे हुए, लेकिन क्या गाड़ी के पीछे ही करके आप उसको करेंगे? कल को कोई हादसा होता है, सब दहशत में भटके धर, तो उसकी जवाबदारी कौन लेगा? जी अंतिम में चूंकि समय समाप्त हो रहा, पांडा साहब आप एक दार्शनिक व्यक्ति भी हैं, हम चाहेंगे कि आप उन अभिभावकों को एक अपना मैसेज दें जो उनके बच्चे इस तरह की स्कूल बसों में, स्कूल वैनों में सफर करते हैं जिनका सफर ही खतरनाक है। मैं इतना निवेदन करूंगा पेरेंट्स से कि कुछ रुपयों की खातिर अपने बच्चों की सुरक्षा से समझौता ना करें। कुछ रुपए आज अगर ज़्यादा लग रहे हैं, आप अपने बच्चे का भविष्य सुरक्षित रखना चाहते हैं, ऑथराइज बसेस का उपयोग करें। ऐसे स्कूल्स को मेरा स्कूल वालों से भी निवेदन है कि अपनी बसेस को बहुत अच्छी व्यवस्था में रखें, उनका फिटनेस परमिट, बीमा रेगुलरली कराते रहें, बहुत जिम्मेदार ड्राइवर्स को रखें। और ये किसी अकेले की जिम्मेदारी नहीं है, जैसा हमने कहा शासन, प्रशासन, पुलिस, वैन संचालक, स्कूल बस संचालक, स्कूल संचालक, सबको मिल करके उस भविष्य की अमूल्य धरोहर को संरक्षित करना होगा जिससे भारत का भविष्य टिका हुआ है। बिल्कुल पंडित साहब, एक चूंकि समय समाप्त हो रहा है, एक सवाल हमारा रह गया। एक बहुत बड़ी बात है भ्रष्टाचार की, अकेले परिवहन की या वैन संचालकों की नहीं है, यहाँ एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है उस शिक्षा विभाग की, चाहे राज्य की हो चाहे सीबीएसई की हो, जो स्कूल को मान्यता देने के लिए जो गाइडलाइंस बनी है उन गाइडलाइंस को पूरा नहीं करने के बाद भी वो मान्यता दे देते हैं। नहीं तो गली मोहल्लों में स्कूल नहीं खुलते 2-2 कमरों में, और ऑटो या वैन से स्कूल बच्चे नहीं जाते। क्या आपको नहीं लगता है ये भी एक बहुत बड़ा कारण है? ये एक कारण हो सकता है, लेकिन शिक्षा का लोकव्यापीकरण और हमको शिक्षा को एक फंडामेंटल राइट भी मानते हैं, इसके तहत अगर शिक्षालय बहुत ज़्यादा खुल रहे हैं उसमें कोई कमी नहीं है। हाँ, उनके मापदंडों का बहुत सख्ती से, कड़ाई से पालन होना चाहिए और इस बात का ध्यान हमेशा रखना चाहिए कि जो स्कूल संचालक हैं वो अपने कार्य के प्रति न केवल जवाबदारी रखें बल्कि जवाबदेही भी रखें। बिल्कुल पंडित साहब, आपने अपना अमूल्य समय दिया हमारे इस कार्यक्रम में, आपने अभिभावकों को अपना जो मैसेज दिया है हो सकता है निश्चित तौर पर पालन करने का प्रयास करेंगे। आपने इस कार्यक्रम में भाग लिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सोनी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और कनौरिया साहब आपने भी अपना अमूल्य समय जो दिया है आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, हमारे मासूम होनहार पढ़ लिख कर जरूर नवाब बनेंगे, लेकिन नवाब तब बनेंगे जब स्कूल जाने का सफर सुरक्षित होगा, जिसकी जिम्मेवारी किसी और की नहीं बल्कि पालकों की है। सबसे पहले सिर्फ उन्हें ही जागरूक होना पड़ेगा। अगर आप सोचते हैं कि सरकार आपके लिए सब कुछ कर देगी तो भूल जाइए। कोई घटना या दुर्घटना होगी तो अफसरान 2 या 3 दिन के लिए जागेंगे और फिर शुरू हो जाएगा वही पुराना ढर्रा। स्कूल के साथ साथ आप वाहन की फीस भी देंगे और साथ में अपने जिगर के टुकड़े को भी भेड़ बकरियों की तरह वाहन में ठूसते हुए नजारा रोज देखेंगे। अगर आपको अपने बच्चे के भविष्य को संवारना है तो सरकारी नियमों को लागू करने के लिए खुद आपको आना होगा, तभी बचपन खतरे की वैन से सुरक्षित होगा। अंत में पालकों से उन वैन संचालकों के लिए मैं यही कहूंगा कि जो तीर बूढ़ों की फरियाद तक नहीं सुनते तो उनके लिए बच्चों का मुस्कुराना क्या। आज के लिए बस इतना ही। मैं एसपी त्रिपाठी आपसे विदा लेता हूं, फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे, नए सवालों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। This program is sponsored by CXCT, co-sponsored by ISEC University and LNCT Group. LNCT Group of Colleges, largest educational group in Central India, having presence in Bhopal, Bilaspur, Indore, Jabalpur, Gwalior. Courses offered. For admission, please contact ISEC यूनिवर्सिटी, NSDC से संबद्ध मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय। इंटरनेशनल पार्टनरशिप 6 देशों के साथ। ये अवार्ड्स हमें स्थापित करते हैं सर्वोच्च शिखर पर। प्रतिभाओं को हम देते हैं भरपूर विस्तार। अपने सपनों से बातें करें, बस एक कदम बढ़ाइए आईसेक्ट यूनिवर्सिटी की तरफ। हो पहचान अपनी बनाएंगे, आईसेक्ट में आ गए हैं तो बेस्ट एजुकेशन पाएंगे। सिएट लाइन है 5 प्रोजेक्ट्स में शुभ अवसर, स्वामित्व के साथ लाभ ही लाभ।
सिएक औद्योगिक क्षेत्र, धार्मिक पर्यटन, सिएक एग्रो, एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया, सिएक सैटेलाइट सिटी भोपाल। सिर्फ 2 से 3 लाख के पेमेंट कर, शेष 2 से 5 साल की किश्तों में। सिएक 26 वर्षों से प्रतिष्ठित मध्य प्रदेश की सफल स्थानीय कंपनी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें, कॉन्टैक्ट 9098991000। शुरुआत करें एक नए दौर का। चुनिए अनेक पाठ्यक्रमों में से अपनी काबिलियत का मंच। कॉन्फिडेंट, कैपेबल, कल्चर्ड। अब आपकी बारी है। ये है पहचान डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट की। व्यापम घोटाले पर